नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के क्लास में। और आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में। बीपीएससी मेंस के सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के सिलेबस की आज हम विस्तार चर्चा करेंगे, क्योंकि बीपीएससी के पाठ्यक्रम में जो सिलेबस दिया हुआ रहता है वह सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत और डिटेल नहीं होता है। मोटे तौर पर उसमें लिखा रहता है कि बिहार की इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, संविधान और उसके जो समसामयिक घटना चक्र हैं और जो मानव कल्याण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, तो इसके संबंध में रहता है। और सिलेबस को देखकर विद्यार्थी यह सहज अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि वास्तव में हमें बीपीएससी मेंस की तैयारी यदि करनी है तो हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यही कारण है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है और लगभग साल 6 महीना उन्हें यह समझने में लग जाता है कि हमें बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए पढ़ना क्या है। तो आज हम इस समस्या को दूर कर देते हैं और अधिकतम विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से हमने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है और उसमें विस्तृत रूप से हम बीपीएससी मेंस के जो जनरल स्टडीज के सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम जनरल स्टडीज पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन के पत्र 1 की पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है, कहाँ से हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और कैसे हम भली भांति तैयारी करके हम इस परीक्षा के माध्यम से अधिकारी बनकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आइए यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस के जो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, उसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी में सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो सर्वप्रथम इस खंड में हम पेपर 1 की चर्चा करेंगे और दूसरे वीडियो में हम पेपर 2 का चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 1 की अगर बात करें तो सर्वप्रथम सामान्य अध्ययन पत्र 2, इस भाग में हम सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 का चर्चा करेंगे। और अगर पेपर 1 की चर्चा की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 3 खंड होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में, पेपर 1 में 3 खंड होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। दूसरा जो सेक्शन होता है वो करेंट का होता है और तीसरा जो सेक्शन होता है वो स्टैटिस्टिक्स का होता है। ठीक है, तो ये 3 पेपर मिलाकर 300 नंबर का प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और 300 नंबर के प्रश्नों को आप अगर भली भांति से 8 प्रश्न इसमें पूछे जाने वाले 8 प्रश्नों को अगर आप लिख के आ जाते हैं तो आपका चयन तय हो जाता है। सिलेबस को बारीकियों से समझने के लिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि बीपीएससी द्वारा जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें उतना डिटेल्ड नहीं दिया गया है। काफी शॉर्ट में लिख दिया गया है कि ये कला, संस्कृति और वैदेशिक संबंध, समसामयिकी पर प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही सांख्यिकी, आरेखन, विश्लेषण और इस प्रकार के। तो बहुत ही शॉर्ट में बीपीएससी में मिलता है, तो जिस कारण से हमें पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में इसमें पढ़ना क्या है। तो अब तक के जो पूछे गए बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद यह पता चला कि जो हमारा सिलेबस है बीपीएससी का वो किस प्रकार का है और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी के आधार पर जो कुछ चैप्टर डिफाइन किए गए हैं उन चैप्टरों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया है कि पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो यहां पर हम सबसे पहले सेक्शन 1 को लेते हैं। सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 में क्या रहता है? इतिहास, कला,
एवं संस्कृति, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न रहते हैं और इसके भी कई चैप्टर होते हैं। हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बिहार की कला, आर्ट्स ऑफ बिहार। तो इस सेक्शन के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन मौर्यकाल है। मौर्यकाल प्रत्येक बीपीएससी में देखा जाए तो एक बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो दूसरे बीपीएससी मेंस में जरूर ये प्रश्न आता है। प्रश्न का डायमेंशन थोड़ा सा अलग अलग होता है, परंतु प्रश्न मौर्य कला पर रहता है, मौर्य वास्तुकला पर, मौर्य मूर्ति कला पर, मौर्य कला की विशेषताएं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पाल कला, पालकालीन जो शासन व्यवस्था थी उस दौरान जो खास करके बौद्ध धर्म से संबंधित जो कलाओं का विकास हुआ है, बिहार, बंगाल और जो आसपास के इलाके हैं, तो वहां से पाल कला से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद पटना कलम चित्रकारी, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल दरबार के चित्रकार पटना आ गए थे और पटना में इन्होंने एक नई यूरोपीय शैली, मुगल शैली और स्थानीय शैली को मिलाकर जो चित्रकारी प्रारंभ की गई उसे हम पटना कलम चित्रकारी के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। मधुबनी चित्रकला पर भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए, हालांकि अभी तक बीपीएससी ने इस पर मेंस में प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन मधुबनी चित्रकला भी काफी महत्वपूर्ण है और इसे भी तैयार कर लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से बिहार की कलाओं के अंतर्गत 4 प्रश्न आते हैं। फिर दूसरा अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें जनजातीय विद्रोह के आते हैं, ट्राइबल रिवेलियन। ट्राइबल रिवेलियन में 2 विद्रोह पूछा जाता है हमेशा। इसमें एक संथाल विद्रोह है और दूसरा है मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था और मुंडा विद्रोह जो कि 1895 से लेकर 1900 के बीच हुआ था। तो ये दोनों चूंकि अभी वर्तमान में झारखंड में आ गया है, वर्तमान में झारखंड में है दोनों, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह का क्षेत्र। परंतु अगर सन 2000 पहले की बात करें तो बिहार और झारखंड जो 2 स्टेट था वो दोनों मिला के एक ही स्टेट था। तो इस कारण से जो तत्कालीन बिहार है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। तीसरा चैप्टर की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार, फ्रीडम मूवमेंट एंड बिहार। तो इसमें जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जहां जहां भी बिहार की रिलेवेंसी है तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखें तो 1857 का विद्रोह, जिसे कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण भी कहा जाता है, तो इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब विद्रोह के क्या कारण थे, इनके क्या परिणाम हुए और इसका स्वरूप को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वरूप को लेकर एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है जो कि आरसी मजूमदार का कथन से लिया गया है कि 1857 का जो विद्रोह था ना तो ये प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो स्वरूप को लेकर ये प्रश्न आरसी मजूमदार के कथन से लेकर पूछे गए हैं और हाल फिलहाल के दिनों में कारण और परिणाम पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। परंतु अधिकतर बार अगर देखें बीपीएससी में तो वीर कुंवर सिंह एवं 1857 में बिहार की भूमिका पर प्रश्न पूछा गया, तो इसको भली भांति प्रकार से तैयार कर लेना है। एक प्रश्न लगभग हर बीपीएससी बीच करके एक प्रश्न जरूर यहां से रहता है। उसके बाद हाल के दिनों में बीपीएससी ने कुछ सिलेबस में पैटर्न किया है जिसमें राष्ट्रवाद के उदय पर भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि किन कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखिए 1905 के आसपास का जो स्वदेशी आंदोलन है वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इनको भी तैयार करना है। उसके बाद क्रांतिकारी चरण जो है, जिस दौर में खास करके 2 दौर हम क्रांतिकारी मूवमेंट के देखते हैं, रेवोल्यूशनरी स्टेज। ये एक जो है 1907 के बाद से हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे कि अनुशीलन समिति का पटना में खुला था और फिर जो है जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया महात्मा गांधी ने, तो उसके बाद से जो युवाओं में निराशा हुआ था भगत सिंह वगैरह ने, तो ये 2 स्टेज, तो क्रांतिकारी चरण, इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन से सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में, हालांकि अधिकांशतः असहयोग आंदोलन के सवाल नहीं पूछे गए हैं,
परंतु असहयोग आंदोलन पर भी सवाल पूछा जा सकता है, इसमें बिहार का जहां तक रिलेवेंसी रहेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी प्रश्न पूछे गए हैं और यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। परंतु सर्वाधिक बार अगर स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न पूछे गए हैं तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आजाद दस्ता, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, 1942 का जो आंदोलन था, इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। और बिहार में खास करके देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन्होंने कि आजाद दस्ता का गठन किया था, तो यहां से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, काफी बार, मैक्सिमम बार सवाल पूछे गए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता को खूब अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अतिरिक्त देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में होल एंड सोल बिहार की क्या भूमिका थी। अगर पूरी तरह से देखें कि बिहार का क्या क्या योगदान था, तो जितने भी सारे योगदान है, चंपारण सत्याग्रह से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसको सारे को सम्मिलित करके एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां से भी हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका थी, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। और पृथक बिहार आंदोलन, हम जानते हैं कि बंगाल और बिहार मिला के एक ही स्टेट था पहले, बाद में बिहार के लिए अलग राज्य की मांग शुरू हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बहुत बड़ी भूमिका थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और कई सारे साथियों, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, मजरूल हक आदि नेताओं ने मिलकर एक अलग से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सेपरेट बिहार मूवमेंट चलाया, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि बिहार एक अलग राज्य के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न थे। इसके बाद अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो इसमें बिहार में पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, तो संपूर्ण देश में वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने के बाद से ही पूरे देश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। इसमें काफी मतभेद भी रहा था। तो साथ साथ बिहार में भी जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई तो उस पर सवाल कई तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे एक तो प्रश्न इसमें रहता है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का कैसे विकास हुआ, इसी से जुड़ा हुआ दो सवाल और रहता है। एक तो होता है कि प्रेस एंड पत्रकारिता, बिहार में जो जर्नलिज्म है, प्रेस एवं पत्रकारिता, तो वहां से सवाल पूछा जाता है इसका कैसे विकास हुआ। और तकनीकी शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग का शिक्षा हो गया या मेडिकल का शिक्षा हो गया, तो इसका विकास कैसे हुआ। तो दो सेगमेंट जो है ये अलग से इसमें जुड़े रहते हैं बिहार के पाश्चात्य शिक्षा में, तो इस पर भी हमें तैयार कर लेना होगा। उसके बाद पांचवें चैप्टर में देखें तो किसान आंदोलन और बिहार, पीजेंट मूवमेंट एंड बिहार, तो यहां पर सबसे पहला जो शुरुआत होता है गांधी जी 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह किए थे, चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर, तो चंपारण सत्याग्रह से सवाल मैक्सिमम बार पूछा गया है और अधिकांश प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन अलग अलग होता है, परंतु चंपारण सत्याग्रह की जो क्या रूपरेखा थी, किस प्रकार से गांधी जी वहां पर गए थे और क्या निष्कर्ष निकल कर आए, उसके परिणाम क्या हुए, तो इसको चंपारण सत्याग्रह पर सवाल पूछा जाता है। फिर देखिए बिहार में किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, तो बिहार में जो भी किसान आंदोलन हुए हैं, चाहे वो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर का हो, या फिर 1928-1929 में जो बिहटा और सोनपुर में किसान सभा का गठन हुआ था उसके बारे में, और फिर राष्ट्रीय राजनीति में जो किसान हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनका जब आगमन होता है बिहार में, तो ये बिहार का किसान आंदोलन काफी बड़ा व्यापक हो जाता है और ये राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त राहुल संकीर्त्यायन का जो इसमें योगदान है, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, बकास्त आंदोलन वगैरह, ये सब सारे जो है इसमें शामिल करना है। उसके बाद स्वामी सहजानंद का एक अलग क्वेश्चन आता है कि भारतीय किसान आंदोलन या बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या योगदान था, तो इन प्रश्नों को भी किसान आंदोलन से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें दर्शन एवं चिंतन आते हैं। तो मुख्य रूप से अभी तक 3 दर्शन एवं चिंतन पूछे जाते थे, एक गांधी, नेहरू और टैगोर, परंतु बदलते परिवेश के अनुसार से अब देखते हैं कि लोहिया के बारे में भी सवाल पूछा जा चुका है, जयप्रकाश के बारे में पूछा जा चुका है, और संभावना बनती है कि अंबेडकर के बारे में भी सवाल पूछा जाए। तो इनके बारे में जो इनके मूल विचार थे उनके संबंध में हमें देखना है, मूल विचार क्या क्या थे। जैसे कि लोकतंत्र के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे,
नेहरू के क्या विचार थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में नेहरू क्या विचार थे, बुनियादी शिक्षा से लेके कई सारे जो गांधीवाद हैं वहां से हम निकाल कर लाते हैं। नेहरू की जो है और टैगोर का जो विश्व के संबंध में या किसी भी डिफरेंट पहलू पर जो इनके विचार होते हैं, उन विचारों से हमें रूबरू हो जाना चाहिए, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का सवाल आए तो उसको हम जवाब दे सकें। तो ये इतिहास, तो इतिहास से आप देखिए कि 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको जवाब देना है 3 प्रश्न का जवाब देना है। और प्रत्येक के लिए नंबर कितने होते हैं, तो प्रत्येक के लिए 38 नंबर निर्धारित होते हैं। और 3 प्रश्न का को अगर हम 38 से गुना करें तो 114 नंबर यहां से आपको मिलते हैं, यदि आप सारे प्रश्न लिख सकते हैं तो। फिर आइए इसका दूसरा सेक्शन, तो दूसरा सेक्शन 2 में चले आएंगे। तो यहां पर करंट अफेयर्स का सवाल पूछा जाता है, समसामयिकी। तो समसामयिकी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विदेश नीति और दूसरा अन्य अदर प्रकार के जो करंट अफेयर्स होते हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। भारत की विदेश नीति, सबसे पहले इसको समझना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये कोर पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। तो इसमें हम भारतीय विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण चरण है और इनके जो भी निर्धारक तत्व हैं, ये कैसे कैसे भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आकर किन किन चरणों से होकर गुजरा है और क्या इसका निर्धारक तत्व रहे हैं, क्या क्या इसके मूल तत्व हैं, जैसे किस प्रकार से गुटनिरपेक्षता, पंचशील की नीति जो है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख चरण रहे हैं। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी आया, फिर मोदी जी की भी नीति है। तो इन सब के संबंध में हमें ये भारतीय विदेश नीति को तैयार करना है। उसके बाद कई सारे बहुपक्षीय संबंध हैं। बहुपक्षीय संबंध मतलब जिनमें कि कई देशों का एक संगठन होता है, खास करके मल्टीलेटरल रिलेशंस की बात करें तो इसमें यूएनओ के बारे में पढ़ना है, यूएनओ में भारत की क्या प्रासंगिकता है और किस प्रकार की भागीदारी होनी चाहिए यूएनओ में। सुरक्षा परिषद से संबंधित जुड़े मसले हैं, भारत का स्थायी सदस्यता का दावा को क्यों, क्या अड़चन है, क्यों नहीं इसको लोग मान रहे हैं, और भारत की तरफ से क्या दावे हैं और किस प्रकार से दावा मजबूत बनता है इस संबंध में। और फिर देखिए ब्रिक्स, चूंकि ब्रिक्स जो है एक बहुत उभरता हुआ संगठन है जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य है, तो यहां से फिर आसियान, दक्षिण एशियाई देशों का, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, वहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। बिम्स्टेक पर भी सवाल पूछा गया है, इसको हम तैयार कर लेंगे। दक्षेस पर सवाल पूछा गया है, तो यहां से भी हम क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। फिर क्वाड है, जो 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन लोगों ने मिलकर जो जापान के साथ मिलकर जो क्वाड बना है, तो क्वाड पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद G20, जो कि हमेशा यूरोपीय यूनियन और 19 विकासशील देशों का जो संगठन है G20, तो G20 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या ये प्रासंगिक विहीन होता जा रहा है, और इसे अगर नए समकालीन जगत में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से इसे प्रासंगिक बनाया जा सकता है, तो इस पर जो है तैयारी कर लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा एक नया टर्म जो 2016 से उभरा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र। अभी तक इसको एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता था, परंतु इसमें भारत की बढ़ती हुई भूमिका के कारण एक नया टर्म आ गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र, तो इसको भी तैयार कर लेना जरूरी पड़ता है। तो ये तो बहुपक्षीय संबंध हुआ। कुछ द्विपक्षीय संबंधों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको तैयार कर लेना पड़ेगा। बायलैटरल रिलेशंस, जिसमें है कि भारत अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, भारत फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, भारत इजराइल के बारे में पढ़ेंगे, भारत अरब के बारे में पढ़ेंगे, भारत रूस के बारे में पढ़ेंगे, भारत जापान के बारे में पढ़ेंगे। इतना ये जो द्विपक्षीय संबंध है, इनके साथ हमारा क्या रिलेशन है और किस प्रकार से ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहा है और आगे क्या इसमें संभावनाएं हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद आ जाइए भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इसको अलग से देखना है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देशों का संबंध, भारत एक ऐसा देश है जो कि कई सारे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, कई सारे के साथ सामरिक महत्व है और कई के साथ हमारा सांस्कृतिक महत्व है। और ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर जो 2-3 देश हैं, कभी एक ही क्षेत्र का एक ही देश हुआ करता था, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें नेपाल को भी ले सकते हैं। तो इनके साथ हमारा किस प्रकार से जो संबंध है, जो वैदेशिक संबंध है, वो उतार चढ़ाव वाला रहता है, तो उसको देखना है। भारत और चीन के बीच हमेशा संबंध उतार चढ़ाव वाला रहता है, तो इसको जो है देखना है।
भारत चीन को देख लेना है, भारत पाकिस्तान को तो पढ़ना ही पढ़ना है, भारत श्रीलंका को देखना है, भारत नेपाल को देखना है, भारत अफगानिस्तान को देखना है, भारत बांग्लादेश को देखना है, भारत मालदीव को देखना है। तो ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्री है। तो इसका जो भारत के साथ संबंध है उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हाल फिलहाल में अगर अब इतने सारे देशों के बारे में पढ़ना है तो इसमें से किन को ज्यादा गौर करना है। तो हाल फिलहाल में कोई अगर मुद्दा उभरा है या कोई विवाद हुआ है या दोनों देशों के बीच कुछ समझौता हुआ है, कुछ दोनों देशों के बीच जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका आगमन हुआ है, तो ऐसे देशों के बारे में भारत का संबंध हमें काफी विस्तार पूर्वक से और काफी व्यापक स्तर से पढ़ना चाहिए। उसके बाद कुछ नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो कि हमेशा बीपीएससी सहित जो भी स्टेट पीसीएस है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश बनी रहती है। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमेशा समझिए कि हॉट टॉपिक ही रहता है, तो इसको तैयार कर लेना जरूरी है। अभी चूंकि वैश्विक कोरोना महामारी और वैक्सीन जो पॉलिसी है इस पर काफी सारे चर्चे हुए हैं और ये लगातार वर्निंग इशू है 2-3 वर्षों से, तो इस पर भी हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी और इसके एक एक पहलू को समझना होगा, जानना होगा और उसे बिल्कुल अपडेट रखना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में हो रहा है उसका क्या प्रभाव है भारत के विभिन्न पहलुओं पर, भारत के समाज पर, भारत के कृषि पर, भारत के उद्योग जगत पर, या हर क्षेत्र में इसको पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है। फिर आइए, ये तो नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था, कुछ नवीनतम राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देखते हैं। लेटेस्ट नेशनल इवेंट, लेटेस्ट नेशनल इवेंट में देखिए कि भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर है यानी जीएसटी का क्या इंपैक्ट रहा है। जीएसटी लागू हुए 3 वर्षों से अधिक हो चुका है, 4-5 वर्ष होने जाने वाला है। तो अब क्या है कि इसका क्या इंपैक्ट रहा है भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के उद्योग जगत पर, भारत के आम जनता पर, तो इन सारे संबंध में जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं इसको हमें तैयार कर लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 14वां वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और इसकी रिपोर्ट अभी धीरे धीरे आ रही है। तो ये 15वां वित्त आयोग का भी विश्लेषण करना काफी जरूरी होता है कि क्या उससे बिहार को क्या लाभ है और अदर स्टेट को भी देखें तो क्या सिनेरियो है और भारत सरकार की क्या योजना है और किस तरह से जो वित्तीय संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। फिर देखिए भारत सरकार की जो नवीनतम नीतियां और योजनाएं हैं, जितना भी भारत सरकार की नवीनतम यानी आप कह सकते हैं 2014 के बाद से 2021 तक जो भी नीतियां हैं उससे हमें एक बार रूबरू हो जाना पड़ेगा। और जो नवीनतम नीति है जिसका कि ज्यादा प्रभाव पड़ा है जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इन सारी नीतियों को हमें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना पड़ेगा। कोरोना महामारी को लेकर भारत में जो भी स्वास्थ्य संकट है और जो स्वास्थ्य का ढांचा है पूर्व से, उसमें किस प्रकार से स्वास्थ्य समस्या प्रारंभ हुई और स्वास्थ्य ढांचा किस प्रकार से चरमरा गई और उसे ठीक करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, सरकार क्या कर सकती है, आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इन सब संबंध में तैयारी करना है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, तो इस संबंध में क्या कुछ बातें हुई है तो इसको हमें देखना है। इसके अतिरिक्त देखिए जो भारत चूंकि सबसे बड़ा युवाओं का देश है, तो इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड और कैसे इसको किया जाए, जो तमाम सारे युवाओं की हमारे पास फौज है परंतु उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं, तो किस प्रकार से हम कौशल विकास मिशन के जरिए यानी स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए हम युवाओं को देश के विकास में भागीदार बना सकते हैं, तो इस संबंध पर सवाल पूछा जाता है। फिर भारतीय राजनीति में जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, ये तो बहुत ऐसा मैटर है कि लगता है कि ये ऐसा रोग है भारत को लग चुका है जिसका कि कोई इलाज नहीं है, तो ये जातिवाद और सांप्रदायिकता पर भी सवाल पूछे जाते हैं। भारत में देखिए कि हंगर इंडेक्स में हमेशा नीचे स्थिति बनी रहती है, काफी निचला पायदान पर रहते हैं, तो ये मानना पड़ेगा हमें कि भारत में भुखमरी और कुपोषण की समस्या है। तो इन समस्याओं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, इनसे कैसे निपटना चाहिए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो इस पर तैयार हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया का जो प्रचलन है उस पर जो हमारे भारतीय समाज है और लोकतंत्र, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
इसका भी तैयारी जरूरी है। भारत में देखिए पत्रकारिता का भी गिरता स्तर है। भारत में चूंकि जो प्रेस फ्रीडम सूचकांक है उसमें काफी नीचे का स्थान रहता है। ये भारत के लिए काफी शर्मनाक स्थिति होती है पत्रकारिता के लिए कि यहाँ आज भी पत्रकारिता पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। पेड न्यूज, फेक न्यूज का लगातार चलता रहता है। इस संबंध में हम भारत पत्रकारिता का गिरता स्तर को हम देखेंगे। उसके बाद देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भारत सरकार क्या क्या कर रही, कैसे आसानी से लोग बिजनेस कर सकते हैं। इसमें जीएसटी से लेकर तमाम सारे मुद्दे हैं। बैंकों का सरलीकरण किया जाना, टैक्स प्रक्रिया का सुधार करना, तो ये सब। उसके बाद आजकल एक भीड़ हत्या जो मॉब लिंचिंग है, तो मॉब लिंचिंग की समस्या काफी बड़ी है। तो इससे किस प्रकार से मानवाधिकार का हनन होता है, इस संबंध में हमें क्वेश्चन तैयार कर लेना पड़ेगा। फिर कुछ बिहार के नवीनतम मुद्दों को भी हमें रखना पड़ेगा, जैसे बिहार सरकार की नवीनतम कल्याणकारी योजनाएं। जो भी कल्याणकारी योजना हो, चाहे वो महिला से संबंधित हो, SC ST से हो, या फिर किसी अन्य समुदाय के विकास के लिए बिहार सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर हमें नजर रखना होगा। बिहार सरकार चूंकि अभी महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा दे रही है, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाएं एक तुरुप का पत्ता सिद्ध हो सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बिहार में महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाएं दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, और दोनों एक दूसरे को काफी एक बड़ा विकास का उपागम दे सकता है। तो महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं को हम तैयारी कर लेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। क्योंकि सारे लोगों का जो विकास हुआ है तो एक स्तर से नहीं हुआ, कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ पीछे हैं। तो इस सामाजिक न्याय और आरक्षण, इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं और कहां तक ये उचित है, और किस प्रकार से इसका आप रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, कैसे रिजर्वेशन को और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि हर वंचित तबके तक इसका लाभ पहुंचे। तो इन संबंधों में जो हमारा तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और अन्य जो समसामयिक घटनाक्रम है, जो अभी के बाद से कोई वर्निंग इशू आ जाता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधित हो या राष्ट्र से संबंधित हो या बिहार से संबंधित हो, तो इसको हमें तैयारी करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी सेक्शन A3 में सांख्यिकी पूछा जाता है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहां भी जो करंट अफेयर्स का प्रश्न रहता है, यहां पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 प्रश्न का जवाब देना रहता है। तो 3 प्रश्न का जवाब दीजिएगा और प्रत्येक के लिए आपको 38 नंबर रहेगा। 38 नंबर, 38 को गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 114 नंबर। तो 114 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। और सांख्यिकी की बात करें तो यहां पर भी 4 सवाल पूछे जाते हैं, परंतु इनमें से जवाब देना है 2 ही का, 2 का जवाब देना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 38 का नहीं बल्कि अब 36 का होगा, 36। और इस तरह से इसका जो अधिकतम अंक है वो 72। ये 72 नंबर आपके सिलेक्शन में तुरूप का पत्ता हो सकता है। अगर आप सांख्यिकी के कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, खास करके 5 से 10 साल पहले के पूछे गए प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये तुरूप का पत्ता हो सकता है और ये आपको बीपीएससी में बढ़त दिलवा सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि सांख्यिकी में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो इसका जो सिलेबस है बीपीएससी में, उसके अनुसार से देखिए आंकड़ों का सारणीयन, उसका कैसे प्रस्तुतिकरण करें और उसका विश्लेषण और आरेखन, तो यही प्रमुख है। इसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड ड्राइंग ऑफ डाटा, कैसे आप डाटा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन है, और ये जो डाटा है, डाटा का चित्र के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। खास करके तुलनात्मक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं होता है। जो व्यक्ति जोड़, घटा, गुना, भाग, परसेंटेज निकालना जान गया है तो वो एक प्रैक्टिस के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो इसमें देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं चित्र प्रदर्शन के द्वारा, दंडालेख या दंड चार्ट होता है, बार ग्राफ या बार चार्ट, या फिर वृत्त चार्ट होता है, पाई चार्ट जिसको कहते हैं। फिर आयत चित्र होता है, हिस्टोग्राम। फिर होता है बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फिर बारंबारता वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद देखिए तोरण और बेन आरेख। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये आपका जो कुल मिला के जो ओवरव्यू था वो बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसका सामान्य अध्ययन पेपर 1 का था। पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होता है और सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स का प्रश्न होता है। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। और अगर सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पेपर में कुल मिला के 300 अंक जो होते हैं, अगर आप इस सिलेबस के अनुसार से भली भांति तरीके से तैयारी कर लिए तो ये 300 नंबर में से आप अधिकतम नंबर उठा सकते हैं। और अगर आप 300 नंबर में से 200 नंबर लाने में सफल हो गए तो यह आपके चयन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और ऑफिसर बनने का सपना साकार कर सकता है। अब हम दूसरे वीडियो में पेपर 2 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।